नमस्कार। जी हाँ, लगातार हम बात कर रहे हैं सरकार की सौगात की। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 7 बड़े ऐलान किए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने एग्री सेक्टर से संबंधित 7 बड़े कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए के आउटले को मंजूरी दी है। इसमें डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान यानी कि खेती के जो साइंस के लिए तमाम योजनाएं शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने 2817 करोड़ रुपए का डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए 3979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा इसके बारे में शिक्षा और मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए 2291 करोड़ का प्रावधान है। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए प्रावधान है, आवंटन बागबानी के लिए भी है और भी अहम बातें इसमें कही गई हैं। तो ये तमाम बातें तो हमने आपको बताई और इस बीच हमारे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़े हुए हैं। विश्व मोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लगातार सरकार ने बजट से ही ये संकेत दे दिए थे कि खास तौर पे रूरल डिमांड, कृषि क्षेत्र, इस पर सरकार का फोकस बढ़ने वाला है। लोगों की आमदनी बढ़े, खेती किसानी और आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उनके जेब में पैसे जाएंगे और इसके साथ ही जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उससे पूरे देश की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा। इन सब के बीच में ये जो ऐलान है, इनके क्या मायने निकाले जाएं? ये किस तरह का शिफ्ट है, किस तरह का अपग्रेड है? देखिए, लगातार अगर आपने बजट में भी देखा होगा, जैसा आप कह भी रहे हैं, लगातार उनका फोकस था एग्री सेक्टर को लेकर, रूरल एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे वहाँ आमदनी बढ़ाई जाए, इस पर फोकस था। और उसी के मद्देनज़र लगातार सरकार फैसले भी ले रही है। एग्री सेक्टर में हम लगातार देख रहे हैं, इससे पहले नेशनल एडिबल ऑयल मिशन को लेकर भी अनाउंसमेंट हुए थे और अब सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और किसानों की खेती किसानी के हालात में सुधार के लिए 7 अहम ऐलान कर दिए हैं, जिसमें करीब करीब 14,000 करोड़ की लागत की मंजूरी दी गई है। और ये 7 प्रोग्राम्स है जो सबसे फोकस होगा यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रा बनाना, डिजिटल एग्री मिशन पे ज़्यादा खर्च किया जाएगा, जिसमें करीब 2800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इस पर खर्च किया जाएगा। इसमें सरकार की तैयारी ये है कि किसानों को समय पर मौसम की जानकारी दी जाए, उन्हें बेहतर तरीके से इरिगेशन फसलों की जानकारी दी जाए, मार्केट से कैसे उन्हें लिंक किया जाए, तो तमाम तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसे खेती किसानी में कैसे लाया जाए ताकि किसान उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सके, जो अब तक ना कर पाए हैं। अब देखना है कि ग्राउंड पे इससे क्या क्या फायदा होता है। इसके अलावा सरकार ने खाद्य और पोषण के लिए यानी फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर भी करीब करीब 4,000 करोड़ की योजना ला रही है, ताकि आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी एक बड़ा मसला रहने वाला है, साथ ही न्यूट्रिशन को लेकर एक बड़ा मसला रहने वाला है। तो सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है कि किसानों को की आमदनी भी बढ़ाई जाए, एग्री सेक्टर पर भी फोकस किया जाए और एग्री सेक्टर में लगातार सुधार भी किया जाए। जी बिल्कुल। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो इन ऐलानों की मायने रखती हैं और कहां कहां फोकस है, वो विश्व मोहन ने आपको बताया। और इस बीच हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट और पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं। सिराज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस चर्चा में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इन ऐलानों से गुजरे होंगे। एक अपग्रेड, एक शिफ्ट की जो कह सकते हैं दरकार थी, वो लंबे समय से थी। आप इन ऐलानों को किस तरह से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि और कहां-कहां काम करने की आवश्यकता है? देखिए, आज जो कैबिनेट के डिसीजन हुए हैं उसमें ये 2 डिसीजन मैं समझता हूं कि बहुत ही अप्रोप्रिएट हैं। एक तो कहा गया है कि रिसर्च, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, जेनेटिक इंप्रूवमेंट में रिसर्च के लिए तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और इसी के साथ करीब 2300 करोड़ रुपए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को दिए गए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि हम कंपटीशन मोड में कोशिश करेंगे कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंपनीज और आईसीएआर के इंस्टीट्यूशंस में किसी तरह का कंपटीशन हो, जिससे कि वो नए सीड्स, क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैरायटीज वगैरह डेवलप कर सकें। तो हम समझते हैं कि ये दोनों बहुत अच्छे फैसले हैं। इसी तरीके से लाइव स्टॉक के लिए जो 1700 करोड़ अलॉट किए गए और हॉर्टिकल्चर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो एलोकेशन किया गया 806 करोड़ 860 करोड़, ये भी बहुत मैं समझता हूँ कि जरूरी और वेलकम स्टेप है। अब रही बात डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की। देखिए, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है कि ये किस तरह से ऑपरेट करेगा, क्योंकि जब ये एमओयू शुरू में साइन हुए थे सिस्को, निंजा कार्ड, आईटीसी और जियो के साथ,
तो ये कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुज़रा है कि इन एमओयूज़ से क्या निकला, इन कंपनीज़ ने किस तरह का डेटा गवर्नमेंट से हासिल किया, उस डेटा का क्या इस्तेमाल किया। देखिए, हम लोग सब अर्बन एरिया में रहते हैं, सब बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, आपके व्यूअर्स भी सब बहुत काबिल हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई स्कैम डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। बड़े-बड़े अभी अखबार अभी निकला था कि नोएडा के एक लेफ्टिनेंट जनरल को स्कैम कर दिया, डिजिटली अरेस्ट कर लिया। तो किसानों के मामले में जो ये डिजिटल इनिशिएटिव है, इसमें बहुत कॉशन की ज़रूरत है और ये ज़रूरी है कि इस डेटा का कोई गैर ज़रूरी और क्रिमिनल यूज़ नहीं होना चाहिए। तो अभी इसकी डिटेल सामने नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ज़रूर इसके बारे में सोचा होगा और इसमें जो ज़रूरी कदम होंगे, वो उठाए जाएँगे, जिससे कि इस डेटा का अच्छा यूज़ हो सके। जो इतना बड़ा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, सारे किसानों की कौन-सी फसलें हैं, क्या उनकी खतौनी का नंबर है, क्या खसरा नंबर है, क्या लोकेशन है, कौन उसके मालिक हैं। तो ये डेटा बहुत ही बेशकीमती डेटा होगा, इसका किसी भी तरीके से मिसयूज़ ज़रूर रुकना चाहिए। सर, और वाकई एक ऐसे दौर में जब शहरों में रहने वाले और तमाम टेक्नोलॉजी सेवी लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड हो जाते हैं और कई सारे स्कैम उनके साथ हो जाते हैं, तो ये जोखिम तो बना ही रहेगा। सिराज सर, एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत बारीकी से समझते हैं। अ, क्या वो चीज़ें हैं जो रूरल डिमांड या ख़ास तौर पे इस तरह के फैसलों से बूस्ट करती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को? हमारे पास क्या वो सक्सेस मॉडल हैं, अगर हम बाहरी देशों में देखें या कहीं एक आधार के तौर पर जिन पर निगाह डालें, जिसको अडॉप्ट करने की आवश्यकता हो सकती है? देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ एग्रीकल्चर पे उनकी आबादी के 2% से भी कम लोग एग्रीकल्चर पे मुनहसिर हैं। यानी कि उनकी इनकम सिर्फ़ एग्रीकल्चर से आती है। हमारे यहाँ ये फिगर 46% तकरीबन एम्प्लॉयमेंट का आधा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से आता है और ये बहुत ही मार्जिनलाइज़्ड लोग हैं, जो एग्रीकल्चर पे मुनहसिर हैं, जिनकी आमदनी आपने देखा कि सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ने बताया कि एक एवरेज किसान की अ, एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड की इनकम ₹10,000 महीने से भी कम है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ से हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर इंडिया में भी देखें, तो आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा में जो किसानों की इनकम है, वो और प्रदेशों के मुकाबले में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और अब खास तौर से पिछले 2 साल के तजुर्बे के बाद क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ डेवलप करी जाएँ, जिससे कि वो फ्लड रेजिस्टेंट हो, ड्राउट रेजिस्टेंट हो, उनकी यील्ड अच्छी हो। कॉटन में आप देखिए कि अब इस साल भी पेस्ट अटैक की खबरें आ रही हैं, तो पेस्ट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ हों। तो इस तरह की रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। हम समझते हैं कि ये ब अच्छा बहुत फैसला है, जो गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में किया था कि आईसीएआर और प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस दोनों मिलके एक तरीके से कॉम्पिटिशन मोड में नई वैराइटीज़ डेवलप करें, जिससे कि हमारी यील्ड बढ़े और जब यील्ड बढ़ेगी, हमारे देश की ज़रूरत पूरी हो सकेगी, फूड सेट सफिशिएंट हो जाएँगे, तो फिर जो सरप्लसेस हैं वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं। बात से मेरा अगला सवाल है, जो फूड क्राइसिस है, खाद्य सुरक्षा, जिसको एक बड़े चैलेंज के तौर पे तमाम सरकारें आने वाले वक्त में ले रही हैं और यहाँ पर भी उसे लेकर बहुत सारी बड़ी बातें कही गई हैं। आपको क्या लगता है कि ये चैलेंज कितना बड़ा है और क्या इन जो तात्कालिक उपाय हैं उससे इस चैलेंज को टैकल करने में मदद मिलेगी? गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजंस बहुत अच्छे लिए हैं और जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी ये कोशिश होती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अच्छी ग्रोथ हो। तकरीबन 4% सालाना ग्रोथ का टारगेट सारी गवर्नमेंट्स रखती हैं। इसमें जब अच्छा मानसून होता है तो कामयाबी भी मिलती है। जब मानसून खराब हो जाता है, जैसे कि पिछले साल था, अब तो ज़ाहिर है कि उसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर की जीडीपी की जीवीए की ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन आज भी हमारी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं और हमारी पर हेक्टेयर यील्ड बहुत कम है। ग्लोबल एवरेजेस से अगर आप कंपेयर करें या इवन आप चाइना के एवरेजेस से कंपेयर करें तो हमारी यील्ड कम है और हमारे देश में भी बहुत डिस्पैरिटी है। यानी कि जो ईस्टर्न प्रदेश हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी आप चाहे चावल की देख लें या और भी किसी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी देख लें तो वो बहुत कम है। और इसी तरह से कुछ क्रॉप्स में बहुत अच्छी रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च का फोकस
पल्सेस और ऑयल सीड्स की तरफ नहीं रहा। और लास्टली ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि गवर्नमेंट जो भी एमएसपी डिक्लेयर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ को एडजस्ट करें। अब देखिए अगले 3 हफ्ते में ये डिटरमिन हो जाएगा कि गवर्नमेंट सोयाबीन के दामों को प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सोयाबीन के दाम आज एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, नई फसल आने वाली है। पिछले साल जिन किसानों ने अपना सोयाबीन नहीं बेचा था, इस उम्मीद में कि उनको अच्छे दाम मिलेंगे, वो बहुत निराश हो रहे होंगे क्योंकि दाम ही नहीं बढ़े हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है और हम समझते हैं कि इसमें बहुत एजाइल डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। के लिए और तमाम पहलुओं का इतना शानदार विश्लेषण करने के लिए और हर फैसले की बारीक बातों को हमारे सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो निचोड़ यही है कि सरकार के फैसले बेहतर हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि और ज़्यादा बेहतरी हो, खासतौर पे खेती किसानी के क्षेत्र में हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। लेकिन चैलेंजेस हैं, जिस डिजिटीकरण की बात की जा रही है, जिस डिजिटाइजेशन की बात की जा रही है, वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज स्कैम्स, फ्रॉड का है। भोले भाले किसानों से धोखाधड़ी, उनके डेटा के गलत इस्तेमाल का भी है। तो इस ओर भी सरकार मेरे ख्याल से तमाम तरह से रिसर्च कर रही होगी और तमाम बातें जो हैं वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा अपग्रेड होती हुई नजर आएंगी। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कुछ बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। निफ्टी में लगातार 13वें दिन तेजी नजर आई, करीब 43 अंक चढ़कर 25,250 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 150 अंक संभला। बाजार के दिन भर का एक्शन बता रहे हैं मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़। तो निफ्टी का ये 13वां सेशन था लगातार खरीदारी का और ये अब तक का सबसे लंबा बाइंग स्ट्रीक है। फ्राइडे को भी हमने देखा था कि निफ्टी ने सबसे लंबा बाइंग स्ट्रीक बनाया था 12 सेशंस का, वही यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छू लिया है 4th सेशन के लिए। तो ओवरऑल दिख रहा है कि निफ्टी बहुत ही स्ट्रांगली अपवर्ड मूव हो रहा है। लेकिन अगर ब्रॉडर इंडिसेस की बात की जाए तो मिड कैप ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ, लेकिन लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अब अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी एफएमसीजी हरे निशान में बंद हुआ, टॉप सेक्टोरल गेनर था। साथ ही साथ इंडेक्स पिछले 6-7 सेशन से रिकॉर्ड हाई के पास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ निफ्टी आईटी ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और ये 6वां सेशन है लगातार खरीदारी का। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है। इसके साथ साथ निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक भी हरे निशान में बंद हुए और ये 3रा सेशन है लगातार खरीदारी का। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी फार्मा ने वैसे तो रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ था, लेकिन गेंस को काफ़ी टाइम तक होल्ड नहीं कर सके और लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। यहाँ पे टॉप लूजर्स में हमें ग्रैन्युअल्स और मैनकाइंड नजर आता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो भी लाल निशान में बंद हुए। साथ ही साथ ये दोनों ही इंडाइसेस ने एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया, जो कि ये इंडिकेट करता है कि ज़्यादा करके यहाँ से एक रिवर्सल आने की ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिक्स परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन हमने कंटिन्यू किया हिस्ट्री बनाने के लिए। निफ्टी में कंटिन्यूस बाइंग स्ट्रीक जो सबसे ज़्यादा लंबी रही है अब तक की 13 सेशंस की। शुक्रिया अंश इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी शरद दुबे आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया आज मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी शरद बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहाँ पे दिन के 5 अहम थीम्स या ट्रेड्स लेके आता हूँ, जहाँ पे मोमेंटम एक्शन देखने मिलता है। सबसे पहले गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और गुजरात गैस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो है 3-4 गुजरात बेस्ड कंपनीज की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है और सब मर्ज हो रहे हैं आपके गुजरात गैस पे। GSPS, GSPL और GL जो है इन कंपनीज़ के नाम है। इस मर्जर के बाद गुजरात गैस की जो ट्रांसमिशन कंपनी रहेगी वो अलग से लिस्ट होने वाली है और GSPL को जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 10 शेयर्स मिलेंगे गुजरात गैस के, अगर वो 13 शेयर्स होल्ड करते हैं। शेयर स्वैप रेशियो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के फेवर में है और ब्रोकिंग हाउस ने भी जो है बुलिश नज़रिया दिया है गुजरात गैस को लेके, जहाँ पर उनको इंक्रीमेंटल फ्लोज और वैल्यू अनलॉकिंग के सिनर्जीज मिलेंगे। तो इसके कारण इन दोनों स्टॉक्स में आज तेज़ी आई है और कंपनी ने कहा कि सारे अप्रूवल जो है अगस्त के महीने में अगले साल देखने मिलेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा बजाज ग्रुप के स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज
ओल्ड एज इन स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। उनकी जो आर्म है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, उन्होंने DRHP फाइल कर दिया है सेबी के साथ, और जो IPO है 6,550 करोड़ का है और 9 सितंबर को ये खुलने वाला है, तो इस पे भी नज़र रहेगी। तीसरा स्टॉक रहने वाला एक्सिस बैंक, दिन में एक अच्छी बाइंग देखने मिली, वॉल्यूम से स्ट्रेंथ आया। UBS की रिपोर्ट आई है, मेंटेन बाई रखा, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया 1150 से 1250 रुपीज़ तक, और एक बुलिश नज़रिया आ रहा है। और उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है लॉन्ग टर्म में अच्छी रहने वाली है, हालांकि थोड़ी वीकनेस शॉर्ट टर्म में ज़रूर रहेगी। वैल्यूएशंस अभी डिस्काउंट चल रहा है पीयर से, तो इसलिए थोड़ी रिस्क रिवॉर्ड जो है अट्रैक्टिव है। 3 स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए, आपका गुजरात बेस्ड कंपनीज़ हुआ, या आपका बजाज ग्रुप हुआ, या एक्सिस बैंक हुआ। इनके अलावा 2 और कंपनीज फोकस में रहेंगे। इन्फो एज, यहाँ पे थोड़ी स्टॉक में गिरावट देखने मिली है। जॉब्स पीक इंडेक्स जो होता है वहाँ पे देखेंगे तो ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो है गिरावट 11% का देखने मिला है। और ओवरऑल जो है जो सेकेंड हाफ अगस्त का महीना था वहाँ पे जॉब मार्केट थोड़ी कम हो गई थी, वाइट मार्केट की, क्योंकि बहुत सारे एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड्स और छुट्टियाँ भी थी, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। इसलिए इन्फो एज में जो है सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि वाइट कॉलर जॉब का वो एक इंडेक्स बैरोमीटर है। आखिरी स्टॉक मॉइल, यहाँ पे भी स्टॉक में गिरावट देखने मिला है और इनके प्राइसेस में जो है बदलाव आया है। फेरो नॉन फेरो ग्रेड, इन दोनों सेगमेंट में देखें तो लगभग 15 से लेकर 20% तक की कटौती आई और आज स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आई है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स है जहाँ पे एक्शन देखने मिला, और यही हमारे 5 का पंच है। शुक्रिया शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब कल के ट्रिगर्स क्या हैं, कल बड़े इवेंट जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, बता रहे हैं वरुण। तो ये कल अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत मेजर इवेंट्स नहीं हैं, लेकिन हाँ जो भी इवेंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO की डिटेल्स। देखिए आपको ये तो पता चल गया है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO कब खुलने वाला है, यानी कि 9 सितंबर को ये खुलने वाला है, लेकिन इसकी प्राइस क्या होगी, साथ ही साथ कितने शेयर्स बेचे जाएंगे, और अगर आप बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपके लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में किस तरह का शेयर होल्डर का एलोकेशन दिया जाएगा, ये सारी डिटेल्स है जो कि कल बाहर निकल के आएंगी, कंपनी कल बताएगी। तो ये मच अवेटेड डिटेल्स है और मच अवेटेड IPO है, तो इसके ऊपर सभी की नज़र होगी। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे कल एक्स डिविडेंड होने वाला है, यानी कि कर्नाटका बैंक 5.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड है, दीपक फर्टिलाइज़र करीब 8.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड है। तो इन दोनों ही स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट जो है वो देखने मिलेंगे। इसके अलावा वेडनेसडे को काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड होने वाले हैं, जैसे कि हिकाल, मास फाइनेंस। तो इनमें अगर आपको खरीदारी करनी है डिविडेंड के तौर लिए तो आपके लिए कल आखिरी दिन है, क्योंकि परसों ये एक्स हो जाएंगे तो परसों आपको फिर डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो कल ही कीजिएगा। ये तो हो गए हमारे लोकल इवेंट्स। ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो US में मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आने वाला है। इसके अलावा UK का रिटेल सेल्स आंकड़ा जो है वो आने वाला है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल के लिहाज से, क्योंकि यहाँ के मार्केट जो है खासकर रिटेल सेल्स अगर आप देखें या फिर मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा देखें, इसके ऊपर काफ़ी रिएक्ट भी करते हैं। इसके लिए इन दोनों आंकड़ों पे नज़र रखिएगा। हमारे मार्केट्स में इवेंट कम है, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट बजाज हाउसिंग फाइनेंस के IPO की डिटेल्स ये आपके सामने कल निकल के आएगी। जो भी माइन्यूट डिटेल्स है तो यहाँ पे आप खास नज़र रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। फंड की लागत घटाने और बोरोइंग कॉस्ट में करने के लिए इरेडा ने क्या कदम उठाए हैं, इस पर हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने इरेडा के CMD प्रदीप कुमार दास से खास बातचीत की। इस साल के लिए आप कितना लक्ष्य रख रहे हैं और कौन कौन से ऐसे सेगमेंट भी है रिन्यूएबल एनर्जी पे जहां पर आपका फोकस ज्यादा होगा, जहां पर आप लोन ज्यादा देंगे? देखिए, हमारा फोकस तो सारे रिन्यूएबल के लिए है, क्योंकि हम लोग रेस्पॉन्सिबल फॉर रिन्यूएबल हैं और देश का सबसे बड़ा ग्रीन फाइनेंस कंपनी होने के नाते हमारे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और हमारे मिनिस्ट्री का हम एक्सटेंडेड आर्म होने नाते हमारे पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोन बुक को बढ़ाएं और सेक्टर को सपोर्ट करें। तो इसीलिए हमारा जो इस साल का बोरोइंग का प्लान है, लगभग साल में 24,000 करोड़ का हम डेट मार्केट से पैसा लेंगे और इक्विटी का हम लगभग 4,500 करोड़ का अभी प्लान किए हैं। फाइनल फिगर हम बाद में डिसाइड करेंगे मार्केट स्टडी करने के बाद। सरकार को हम निवेदन किए हैं कि हमें 10% उनका डायल्यूशन तक हमें अनुमति दें। हम उम्मीद करेंगे कि उसी प्रतिशत के अंदर जो भी हमें उनसे अनुमति मिलेगा, हम उसी प्रतिशत के अंदर हमारा 4,500 करोड़ लाने के लिए कामयाब होंगे और उसके बाद 2030 तक
हमारा जो लक्ष्य है देश का 300 गीगावाट को स्थापित करने के लिए, 500 गीगावाट स्थापित करने के लिए, जिसमें अभी बैलेंस लगभग 300 गीगावाट बचा है, जिसके लिए 30 से 32 लाख करोड़ का जरूरत पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, उसमें इरेडा का जो एक रेस्पॉन्सिबल रोल है वो हम आगे कायम रखेंगे। उसमें आपने 10% का बोला है, तो क्या जो सरकार की अभी हिस्सेदारी 75% है, तो आगे चल के 65% तक आ जाएगी? नहीं, वो तो हमने मैक्सिमम 10% तक मांगा है, अधिक से अधिक 10%। अब सरकार निर्णय लेगा, हो सकता है वो कम करे और कम कर दे, वो एक निर्णय लेने के बाद कॉल लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सरकार का दायरे में है। उसका बारे में मेरे को अभी बात करना कितना % होगा वो सही नहीं रहेगा। हमें 4,500 करोड़ लगभग चाहिए, तो हम वो गणित देखेंगे, हमें जितना प्रतिशत मिलेगा। चलिए, इसी के साथ स्वदेश खबर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।